गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है मॉलिक यानी प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने देखा एक टाइम पे एक कैरेक्टर जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट एट ए टाइम। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो एक टाइम में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से कैरेक्टर्स यानी ट्रेट ट्रांसफर होते हैं। मेंडल ने सबसे पहले एक सिंगल ट्रेट की जीन्स की इनहेरिटेंस देखी। तो सबसे पहले देखो, उसने 14 उसके पास प्योर लाइन कैरेक्टर्स थे। कितने? 14। यानी प्योर लाइन, आपको पता है प्योर लाइन किसे कहते हैं? प्योर लाइन बोलो या ट्रू ब्रीडिंग। देखो उसके पास थे 14 प्योर ब्रीडिंग ट्रेड्स थे। तो प्योर लाइन कैसे डेवलप किया जाता है? प्योर लाइन यहाँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, प्योर लाइन कैसे डेवलप करते। मिसाल के तौर पर उसने एक प्लांट, इस प्लांट को आपस में सेल्फिंग किया, फिर उससे सीड को कलेक्ट किया, फिर सो किया, दूसरी जनरेशन में फिर इनको सेल्फ पॉलिनेशन किया, फिर उनसे सीड को कलेक्ट किया, फिर ग्रो किया, फिर उनको सेल्फिंग किया। तो इसी तरह कंटिन्यूअसली 5 जनरेशन तक, 6 जनरेशन तक, 7 जनरेशन तक लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से जो डेवलप होते हैं, उससे उसको कंफर्म होगा कि ये प्लांट जो है वो टाल के लिए प्योर है, ये प्लांट जो है वो राउंड सीड के लिए प्योर है। तो इस तरह से इसने प्योर लाइन डेवलप किया। ठीक है, अब देखो आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने एक टाइम पे एक जीन्स की ट्रेड्स का इनहेरिटेंस देखा कि वो पेरेंट से किस तरह से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं राउंड सीड। एक प्लांट है राउंड सीडेड प्लांट। तो मेंडल ने एक राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस किया, यानी उसको क्रॉस ब्रीडिंग किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया। किसके साथ? रिंकल सीड प्लांट के साथ। रिंकल सीडेड प्लांट्स के साथ उसने उसको क्या किया? क्रॉस ब्रीडिंग किया। तो राउंड सीड्स के लिए जो एलील है वो डोमिनेंट है, तो इसको डोमिनेंट एलील को कैसे रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल आर। डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से, तो हम यहाँ पे डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से। इसी तरह इसी का रिसेसिव एलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम लेटर बट इन द स्मॉल केस, यानी सेम लेटर से लेकिन स्मॉल केस में। तो किससे रिप्रेजेंट करें? स्मॉल आर। अब देखो बेटा, जब ये गमीट बनाएंगे तो इनके गमीट किस तरह के होंगे? तो क्योंकि इसमें दोनों क्रोमोसोम पे राउंड सीड के लिए एलील जो है वो सेम टाइप के है। 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पी प्लांट जो है डिप्लॉयड है, हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, इसलिए है हम यहाँ पे इनको दिखा भी रहे हैं 2 से। ठीक है, क्योंकि एक आर यानी इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा तो दूसरा आर दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होगा। नहीं, अगर ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 पे होगा तो ये आर इसके एक कॉपी को ये दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। इसीलिए डिप्लॉयड कंडीशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल आर 2 बार लिख रहे हैं। ठीक, अब ये गैमीट बनाएगा तो क्या डिफरेंट टाइप के गैमीट बनाएंगे कि सेम टाइप के गैमीट बनाएंगे? इनके गैमीट सेम टाइप के होंगे, दोनों गैमीट जो है वो कैपिटल आर होगा। दोनों गैमीट सेम टाइप के हो तो कैसा होगा? कैपिटल आर। अब ये भी बनाएगा गैमीट तो स्मॉल आर। अब इधर देखो, तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा इन गैमीट्स का आपस में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन के द्वारा इन गैमीट्स का फ्यूजन होगा, है कि नहीं? तो ये फ्यूजन आप यूनिट स्क्वायर से भी दिखा सकते हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में जब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होंगे तो उस वक्त हम ज़्यादा यूज़ करते हैं यूनिट 4 का। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकते हैं, हमें
यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनेगा, ये कैपिटल आर कैरिंग गैमीट जो है वो स्मॉल आर कैरिंग गैमीट के साथ क्या करेंगे, फ्यूजन कर सकते हैं। कैपिटल आर कैरिंग गैमीट फ्यूजेस विद स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इधर देखो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या, इसको सेम है, इसके साथ भी फ्यूज कर सकते हैं, तब भी सेम टाइप की गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब उसके बाद तीसरा, इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, तो ये भी बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। तो इसको चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां पे 4 का 4 जो है वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इन दो की फर्टिलाइजेशन से, इन दो पेरेंट्स की फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे आप इसको मेल कंसीडर कर सकते हो, इसको फीमेल कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीमेल है, ये मेल है, आपकी चॉइस है, कभी आप इसको मेल बनाओ या इसको फीमेल बनाओ। अब जो यहाँ पे 4 बने ये इनके ऑफस्प्रिंग्स है, इनके, तो इनके ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कह सकते हैं, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो हमने एक राउंड सीडेड प्लांट्स को एक रिंकल सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस किया, ब्रीडिंग किया, तो हमें ऑफस्प्रिंग्स क्या निकले, क्या मिले, सब के सब कैपिटल और स्मॉल आर। तो हमें देखने को मिला जितने भी ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में निकले वो सब क्या था, राउंड सीडेड थे, सब के सब राउंड सीड थे। इसके पास ये भी राउंड सीड, ये भी राउंड सीड, ये भी राउंड सीड। तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो क्या दोनों पेरेंट जैसे इंटरमीडिएट निकले, या कि सिर्फ दोनों में से एक पेरेंट जैसा निकला, एक पेरेंट जैसा, यानी यहाँ कोई मिक्सिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई। जितने भी ऑफस्प्रिंग होता वो रिजेंबल्स थे किसके, वन ऑफ द पेरेंट, वन ऑफ द, कौन सी पेरेंट से रिजेंबल कर रहे थे, डोमिनेंट, जिसका कैपिटल आर एलील थे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स निकले वो सब के सब इस तरह से राउंड सीड थे। तो इसका मतलब मेंडल ने इसके बाद एक कंक्लूजन निकाला, एक लॉ दी, कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इनसे देखा कि F1 जनरेशन में हर एलील की 2 फॉर्म में से एक जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट रहते हैं दूसरे पर, एक सक्सेस हो जाते हैं कि दूसरे की कैरेक्टर की एक्सप्रेशन को दबाने में, राइट, यानी वन एलील इज कंप्लीटली एबल टू सप्रेस द ट्रेट ऑफ द अदर एलील। तो the allele which remain dominant in the F1 generation is called a dominant allele, and the allele whose expression is not observed or not shown in the F1 generation, उस एलील को क्या कहा, रिसेसिव। जो एलील F1 जनरेशन में अपना कैरेक्टर दिखाने में सक्षम रहे या उसने अपना कैरेक्टर दिखाया उसे कहा डोमिनेंट एलील। जो F1 जनरेशन में अपनी कैरेक्टर्स को, अपने फीचर्स को नहीं दिखा पाए उसे कहा उसने रिसेसिव एलील। तो हम F1 जनरेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला देखो फिनोटिपिक क्लास। फिनोटिपिक क्लास मीन्स कितने टाइप के प्लांट्स मिले, 2 टाइप के प्लांट मिले, 3 टाइप के प्लांट किए कि 1 टाइप के प्लांट मिले, 1 टाइप के, सब के सब जो है राउंड सीडेड। तो फिनोटिपिक क्लास 1, फिनोटिपिक क्लास 1। अब उसके बाद जीनोटिपिक क्लास, तो जीनोटाइप में क्या कैपिटल और कैपिटल वाले कोई ऑफस्प्रिंग्स निकला, नहीं। क्या कैपिटल और स्मॉल आर वाले, यस। स्मॉल और स्मॉल वाले वो भी 0। तो इसका मतलब जीनोटिपिक क्लास भी एक ही है, सब के सब कैपिटल और स्मॉल आर, सब के सब कैपिटल और स्मॉल आर वाले। तो यहाँ पे फिनोटिपिक क्लास आएगा क्या, 1। सिर्फ एक ही टाइप की फिनोटिपिक क्लास है, एक ही टाइप के जीनोटिपिक क्लास है। उसके बाद फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कितना, 4:0, 4:, क्योंकि सब के सब राउंड सीडेड है, कोई भी रिंकल सीड वाला यहाँ पे नहीं बना। तो जितने भी बने सब के सब राउंड सीडेड बने। तो इसका मतलब फिनोटिपिक क्लास कितने हैं, फिनोटिपिक रेशियो 4:0, 4 का 4 राउंड सीडेड वाले। अब उसके बाद
जीनोटिपिक रेशियो वो भी 4:0, सब के सब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई भी स्मॉल आर वाला नहीं है, कोई भी कैपिटल आर वाला नहीं है। तो जितने भी है सब के सब कैपिटल आर स्मॉल आर है। ये हुआ F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन के बेस पे मेंडल ने एक लॉ, ये कौन सा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसने कहा हर एलील की यानी हर एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, लेकिन उन दो में से एक एलील डोमिनेंट रहते हैं दूसरे के ऊपर। तो इसका मतलब जो डोमिनेंट रहते हैं उसका कैरेक्टर F1 की ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं, जो डोमिनेंट नहीं थे उसकी कैरेक्टर जो है वो हाइड हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। जिनका कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस हुआ उसे हम कहेंगे डोमिनेंट जीन, जिनका कैरेक्टर यानी एक्सप्रेस नहीं हुआ उसे हम कहते हैं रिसेसिव एलील, जिनका एक्सप्रेस हुआ डोमिनेंट एलील, जिनका एक्सप्रेस नहीं हुआ रिसेसिव एलील। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक्सप्लेनेशन तो यही है, कि मानो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने एक क्लियर कट लॉ दी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब उसके बाद देखो, इसी मानो हाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने दो लॉ दिया, तो इस दो लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको देख लो, ठीक है। अब उसके बाद F1 जनरेशन को आपस में सेल्फिंग किया, यानी इनको आपस में सेल्फ ब्रीडिंग किया है, अपने साथ अपने पोलन्स को अपने ही स्टिग्मा के ऊपर उसने डस्टिंग किया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्रॉस पोलिनेशन को थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूंगा। ये है एक प्लांट, देखो आप सबको पता है ये जो अंदर मैंने ब्लू कलर से बना है ये है तो आपका कार्पेल है कि नहीं, ये क्या है कार्पेल। ये जो साइड से है ये है स्टेमिन, यानी स्टेमिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा मेंडल ने राउंड सीडेड प्लांट को रिंकल सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीडिंग किया। मान लो ये प्लांट जो है वो राउंड सीडेड प्लांट है, ये वाला जो है वो रिंकल सीडेड है, ये है राउंड सीडेड, ये रिंकल सीडेड। अब इधर देखो बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग के वक्त इसने क्या किया, सबसे पहले जब इसको मेल बना है, ये है मेल, ये है फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल। क्रॉस पोलिनेशन के वक्त सबसे पहले मेंडल ने इसको मेल बनाया, इसको फीमेल बना। तो फीमेल जहाँ फीमेल है वहाँ से उसने सबसे पहले इस एंथर्स को सबको मेल पार्ट को रिमूव किया, हटाया, इन सबको क्या किया इसने हटाया। तो खाली रखा इसने मेल पार्ट्स, खाली रखा इसमें फीमेल पार्ट, खाली क्या रखा इसने। देखो जिसको फीमेल बनाने होते हैं क्रॉस पोलिनेशन में, उसमें से सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टेमिन्स को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमस्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इमस्कुलेशन। तो उसने इमस्कुलेट करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पहले हटाया और उसके बाद उसको जल्दी से बैगिंग करते हैं, यानी एक बटर पेपर या मसलिन क्लॉथ से इसको पैक करते हैं। देखो ये इमस्कुलेट किया हुआ एक फ्लावर है, ठीक है। अब उसके बाद जिसको मेल बनाने होते हैं उसमें स्टेमिन में पोलन ग्रेन को तैयार होने देते हैं। जब यहाँ फुली पोलन ग्रेन बनते हैं तो इस पोलन ग्रेन को वो यहाँ से कलेक्ट करते हैं, पोलन ग्रेन को यहाँ से क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, एक पेट्री डिश में कलेक्ट किए पोलन ग्रेन को। कलेक्ट करने के बाद इस पोलन ग्रेन को ला के इसने इस बैग को पहले हटाया, फिर इसके बाद इसके ऊपर डस्टिंग किया। क्या किया इसके ऊपर डस्टिंग किया। डस्टिंग करने के बाद जल्दी से इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन, आर्टिफिशियल पोलिनेशन। वापस इस बैग को फिर से पैक किया ताकि
उसको अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब उसको यकीन हो जाएगा भाई इसके अंदर जो फ्रूट बनेगा, इसके अंदर जो सीड बनेगा वो क्रॉस पोलिनेशन से बना है। यानी किन के क्रॉस है? राउंड सीडेड प्लांट और रिंकल सीडेड। अब सीड शेप को उसने देखा तो सारे सीड शेप कैसे बने थे? राउंड शेप। पता चला असली क्रॉस ऐसे किया, जो यहाँ पे हमने किस तरीके से देखा, यहाँ में हमने मैथमेटिकल तरीके से दिखाया, लेकिन नेचुरली असली पोलिनेशन को इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। एक प्लांट जो राउंड सीडेड था वो ले लिया, दूसरा प्लांट रिंकल सीडेड थे, दो प्लांट को उसने चूज किया, एक राउंड सीडेड प्लांट, दूसरा रिंकल सीडेड प्लांट। अब राउंड सीडेड प्लांट को मान लो इसने मेल कंसिडर की, रिंकल सीडेड प्लांट को इसने फीमेल कंसिडर किया। करने के बाद जिसको फीमेल बनाने हो तो उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पहले रिमूव किया, यानी बिफोर द मैचुरेशन ऑफ एंथर। एंथर मैच्योर होने से पहले, एंथर डिहाइस होने से पहले इसको रिमूव किया, ताकि टू कंफर्म दैट देयर इज नो क्रॉस पोलिनेशन। तो तमाम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव किया और उसके बाद उसने जिस प्लांट को उसने चूज किया था डिजायर्ड पोलन के पोलन ग्रेन को लाकर इसके स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग की। अब जब इस पे यानी क्या होगी, फ्रूट होगा, तो उसके अंदर उसने सीड्स की शेप को चेक किया है, तो पता लगा उसको सारे का सारे सीड जो है वो कैसा था? राउंड सीडेड। सारे के सारे सीड कैसे थे? राउंड शेप थे। सारे के सारे कैसे थे? राउंड शेप थे। तो इसलिए मेंडल ने यहाँ पे फार्मूला बने, जब भी आप राउंड सीडेड प्लांट को किसी रिंकल सीडेड प्लांट से क्रॉस ब्रीडिंग करो तो हमेशा इनकी जनरेशन में जो प्लांट निकलेगा उनका सीड कैसा होगा? राउंड होगा कि रिंकल होगा? राउंड होगा। उनका सीड कैसा होगा? राउंड होगा। प्लांट तो पहले प्योर राउंड था, ये प्योर रिंकल थे, लेकिन अब जो नया प्लांट इस सीड से बनेगा क्या वो प्योर होगा? वो प्योर नहीं होगा, वो होगा हेटेरोजाइगस। उसमें दोनों की कैरेक्टर अब मिक्स हुआ है, क्योंकि इसकी तरफ से कैपिटल आर वाले एलील आया, इसकी तरफ से स्मॉल आर वाले एलील इसमें आ चुका है, ठीक है। अब इन दोनों की क्रॉस से बना ये प्लांट, इन दोनों की क्रॉस से ये प्लांट तैयार हुआ, इन दोनों की क्रॉस से तैयार हुआ ये प्लांट। अब इधर देखो, अब ये जो प्लांट है हमारा कौन सा प्लांट है? ये F1 जनरेशन का प्लांट। कौन सा प्लांट है? F1 जनरेशन का प्लांट, जो यहाँ पे अभी निकला है। देखो अब इस F1 प्लांट को उसने आपस में क्या किया? F1 प्लांट्स को आपस में इसने क्रॉस पोलिनेशन किया, क्रॉस ब्रीडिंग किया। F1 प्लांट को इसने आपस में क्या किया? सेल्फ पोलिनेशन की, सेल्फिंग की। यानी सेल्फिंग मीन्स इसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स को इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग होने दिया, इसी प्लांट के स्टिग्मा से पोलन ग्रेन को उसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग होने दिया। यहाँ से यहाँ जो पोलिनेशन करेंगे ये क्या है? क्रॉस है कि सेल्फ है? सेल्फ है। यानी सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे पाए जाने वाले फ्लावर की एंथर से पोलन ग्रेन को उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा पे ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब F1 में निकलने वाले तमाम प्लांट्स को मेंडल ने क्या किया? सेल्फिंग किया, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो मेंडल ने F1 जनरेशन को क्या किया? सेल्फिंग की। तो सेल्फिंग किया। देखो अब यहाँ पे हम इनमें से कोई भी दो लेते हैं, ठीक है। एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक। अब दोनों प्लांट में है तो प्लांट राउंड है, मगर उनका जीनोटाइप जो है किस तरह का है? जीनोटाइप जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल आर, स्मॉल आर। गैमीट, तो इनका गैमीट जो है वो कितने टाइप की गैमीट बनेंगे? इनमें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? दो टाइप के, कैपिटल आर, स्मॉल आर। वन गैमीट कैरिंग कैपिटल आर एलील, वन गैमीट कैरी स्मॉल आर एलील। तो सेम इसमें भी कैपिटल आर, स्मॉल आर। दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक गैमीट में कैपिटल आर जाएंगे, एक गैमीट में स्मॉल आर। एक गैमीट में कैपिटल आर जाएंगे, दूसरे गैमीट में स्मॉल आर, ठीक है।
अब देखो इनको आपस में क्रॉस करो, फर्टिलाइजेशन होगा, पेनेट चार्ट से दिखाएगा तो उससे दिखाओ तो कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, तीसरा स्मॉल आर, कैपिटल आर, चौथा स्मॉल आर, स्मॉल आर। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। अब यहां जो निकला वो F1 जनरेशन है कि F2 जनरेशन है? ये है F2 जनरेशन। ये क्या है? F2 जनरेशन है। जो यहां निकला वो सब के सब जो है वो F2 जनरेशन है। अब देखो F2 जनरेशन में उसको कितने टाइप के प्लांट मिले? एक प्लांट अराउंड सीड था, ये भी राउंड सीड था, ये भी राउंड सीड, तो खाली ये वाला रिंकल सीड है, रिंकल सीड्स। तो उसको दो टाइप के प्लांट्स मिले, फिनोटिपिकली मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे उसको कितने टाइप के प्लांट्स वहां पे मिले F2 में? दो टाइप के। एक वो प्लांट जो राउंड सीडेड थे, दूसरा वो प्लांट जो रिंकल सीड थे, जो रिंकल। आप देखो इस F1 जनरेशन को सेल्फिंग के बाद इसको जब दो टाइप के प्लांट्स मिले, दो टाइप के इसको जब प्लांट्स मिले तो मेंडल ने यहाँ पे और एक लॉ पुट फोर्थ की। कौन सी लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसने कहा गमीट कभी एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग नहीं करते, मिक्सिंग नहीं होते हैं, मिक्सिंग नहीं होते हैं। क्या कहा उसने? एलील्स मिक्सिंग नहीं होते हैं। गमीट फॉर्मेशन के वक्त वो एलील फिर से सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन, द एलील ऑफ ए जीन सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली, रेंडमली। तो गमीट बनाते वक्त वो एलील फिर से क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। वो एलील फिर से क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट। इसी दो लॉ को उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद दिया। पहला तो सिंपली F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंटल टाइप निकला तो उसने वहां पे दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस की दो एलील में से, एक जीन की दो एलील में से जितने भी F1 जनरेशन होते हैं वो सिर्फ एक ही पेरेंटल टाइप होते हैं, एक ही पेरेंटल। तो जिस पेरेंट्स से इसका रिजेम्बलेंस होते हैं, जिस पेरेंट्स के साथ वो सिमिलर रहते हैं, तो उसको उसने कहा डोमिनेंट एलील। जो एलील F1 जनरेशन में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं दिखा पाया उसे उसने कहा रिसेसिव एलील। अब उसने जब उन्हीं तमाम राउंड सीडेड हेटेरोजाइगस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन की, सेल्फिंग किया, तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स निकले वो दो टाइप के निकले फिजिकली। एक तो तमाम राउंड सीडेड थे, दूसरा रिंकल सीडेड थे। तो हम फिनोटाइपिक, यहाँ पे फिनोटाइपिक क्लास कितने हैं? फिनोटाइपिक क्लास दो, यानी दो टाइप की, एक तो राउंड सीड वाले, दूसरा रिंकल सीड वाले। जीनोटाइपिक क्लास कितने हैं? जीनोटाइपिक क्लास 3। देखो 3 क्यों? कैपिटल आर वाले एक, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले दो, स्मॉल आर वाले एक। तो कितने फिर जीनोटाइपिक क्लास हुए? 3। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो कितने? 3:1। राउंड सीड 1, राउंड सीड 2, राउंड सीड 3, तो 3। रिंकल सीड वाले कितने? सिर्फ एक। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया? 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया? 3:1। अब जीनोटाइपिक रेशियो देखो, जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल आर कितने हैं? एक, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर, तो 1:2:1। यानी इसमें कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर 1। तो क्या आया रेशो? 1:2:1, 1:2:1। आया समझ यहाँ तक? ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको उतारो जल्दी से, ठीक है?
मानो हाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने दो लॉ दी, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हम पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। This law states that one allele is completely dominant when allele is completely dominant over the other allele, over the other allele, and express its character या लिखो trait in F1 generation, in F1 generation. The allele which is able to mask or hides the expression of another allele is known as dominant allele, is known as dominant allele. And the allele which fail to express its trait in F1 are called ठीक है। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंट। देखो मानो हाइब्रिड क्रॉस से हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया क्लियरली, यानी मैं प्योर राउंड सीडेड वाले प्लांट्स को प्योर रिंकल वाले सीड प्लांट्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की, तो उन दोनों से जो ऑफ स्प्रिंग्स निकले वो सब के सब कैसे थे, राउंड सीडेड थे, सब के सब राउंड सीडेड थे। तो उसने कहा इसी तरह उसने जब किसी टाल प्लांट्स को पी प्लांट्स को प्योर डिवार्फ पी प्लांट्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की, F1 जनरेशन में सब के सब टाल प्लांट्स मिले। तो इसी तरह वायलेट फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को प्योर वाइट फ्लावर बियरिंग प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीडिंग किया, F1 जनरेशन में सब के सब वायलेट फ्लावर वाले मिले। तो उसने कहा जब भी दो कंट्रास्टिंग ट्रेड वाले प्योर लाइन प्लांट्स को क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो ऑफ स्प्रिंग सिर्फ हमेशा एक ही टाइप के मिलते हैं, ठीक है, एक ही पेरेंट जैसा है, और जिस पेरेंट के साथ ऑफ स्प्रिंग मैच करते हैं, रिजेंबल्स दिखाते हैं, उस एलील को उसने कहा डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट, तो जब भी उसने टाल और यानी डिवार्फ प्लांट को क्रॉस ब्रीडिंग की तो कौन सा एलील डोमिनेंट रहा, वो एलील जो गौन कर रहे थे टालनेस को, ठीक है, तो कैपिटल टी। इसी तरह राउंड सीड और रिंकल सीड वाली प्लांट के साथ जब ब्रीडिंग की तो कौन सा वाला डोमिनेंट रहा, राउंड वाला। वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर वाला से कौन सा डोमिनेंट रहा, वायलेट वाला। तो उसने कहा जो एलील रिस्पॉन्सिबल है टालनेस के लिए, जो एलील रिस्पॉन्सिबल है राउंड सीड के लिए, जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वायलेट फ्लावर के लिए, जो एलील रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेटेड पॉड के लिए, जो एलील रिस्पॉन्सिबल है येलो कोटलीडॉन के लिए, वो तमाम के तमाम एलील जो है वो कंप्लीटली अपने कैरेक्टर्स दिखाते हैं F1 जनरेशन में। जो एलील F1 जनरेशन में अपना कैरेक्टर दिखाने में सक्षम हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, उस एलील को उसने कहा डोमिनेंट एलील। और जो एलील अपना कैरेक्टर यानी एक्सप्रेशन F1 जनरेशन में नहीं दिखा पाते हैं उसे उसने कहा रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील। अब मैंने कंसेप्ट दी भाई डोमिनेंट और रिसेसिव के क्या कंसेप्ट है। रिसेसिव एलील मोस्टली डेवलप होते हैं म्यूटेशन से। अब रिसेसिव एलील या तो वो क्या करेंगे,
या तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, केस मैंने कहा था नॉर्मल रिसेसिव एलील, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंजाइम, या तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएंगे तो वो नॉर्मल एंजाइम नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट से तो नॉर्मल एक्सप्रेशन आएगा, या तो उस एलील में म्यूटेशन की वजह से जो है फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बनते हो। ठीक है, लेस और मोर एफिशिएंट एंजाइम, या तो उस एलील में मॉडिफिकेशन कोई चेंज जेनेटिक चेंज म्यूटेशन होने की वजह से, या वो लेस एफिशिएंट या मोर एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, या नो एंजाइम फॉर्मेशन एट ऑल, नो एंजाइम प्रोडक्शन एट ऑल। तीसरा सूरत, उस एलील में म्यूटेशन आने की वजह से वो किसी भी तरह की एंजाइम नहीं बनाएंगे। जब वो किसी भी तरह के एंजाइम नहीं बनाएंगे तो वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट को भी कोट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इस केस में रिसेसिव एलील जो है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। जब वो कोई एंजाइम नहीं बनाएंगे तो कैरेक्टर जो है, जो अच्छा एंजाइम, जो नॉर्मल एंजाइम बना रहे हैं उसके जैसा होगा। ये जो यहाँ पर राउंड सीड वाला जो जीन है वो राउंड सीड वाले जीन के लिए एंजाइम को कोड कर रहे हैं, फिर वो एंजाइम प्रोटीन बना रहे होंगे, फिर वो प्रोटीन आगे जाके उसका एक्सप्रेशन देकर उस एक्सप्रेशन के सीड जो है वो राउंड हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक सिंगल डोज में भी वो जीन काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट जैसा हो कि नहीं हुआ। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब भी दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को आपस में ब्रीडिंग करते हैं, एक डोमिनेंट रहते हैं एक रिसेसिव रहते हैं। जो डोमिनेंट रहते हैं उसको हम डोमिनेंट एलील, जो एलील रिसेसिव रहते हैं उसको हम रिसेसिव एलील। अब उसके बाद इसी मानो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दूसरा ला दिया है, जब इन्हीं F1 प्लांट्स को सेल्फ पोलिनेशन किया, सेल्फिंग किया, तो उस वक्त उसको डिफरेंट रिजल्ट मिले। एक मिला जो प्योर राउंड थे, बिल्कुल एक पेरेंट की तरह, तो कितने परसेंट प्योर राउंड थे? 1/4, यानी 1/4 मीन्स 25%, राइट। अब ये 1/4 तो कितना हो गया? 2/4, तो 2/4 को और रिड्यूस कर को अच्छे से 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हाफ यानी 50%। हाफ मीन्स 1/2 मीन्स 50% जो है वो बिल्कुल हेटेरोजाइगस निकला। 25% डोमिनेंट पेरेंट जैसे, 50% मिक्स हेटेरोजाइगस टाइप, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाला ये भी कितना निकला? 1/4, यानी ये भी 25%। तो F2 जनरेशन में उसको रिजल्ट मिला 25% ऑफ सिप्लिंग्स प्योर राउंड, 25% ऑफ सिप्लिंग्स प्योर रिंकल, और 50% जो है दोनों का मिक्स है। जीनोटाइपिकली हेटेरोजाइगस कंडीशंस के थे कि नहीं थे। अब देखो जब गैमीट बन रहा था, जब F1 जनरेशन ने गैमीट बनाया तो दो टाइप की गैमीट बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब उन गैमीट्स को इंडिपेंडेंटली चॉइस था, वो किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकते थे। इस कैपिटल आर के पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो वो फीमेल गैमीट, इसको मान लो फीमेल, इसको मान लो अब मेल। देखो ये दो मेल गैमीट है, ये दो फीमेल गैमीट है, ठीक है। इन दो मेल गैमीट को इन दो फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करना है, तो इनके पास 50-50% चॉइस है, 50-50%। इस कैपिटल आर को 50% चॉइस है, वो कैपिटल आर के साथ भी फ्यूजन कर सकते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल आर के साथ भी पेयरिंग बन सकते। अगर उसका ये वाला गैमीट कैपिटल आर कैरिंग गैमीट फीमेल की कैपिटल आर कैरिंग गैमीट के साथ फ्यूज हुआ, तो ऑफ शिपिंग का जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। उस केसेस में सीड का शेप कैसा होगा? उस कंडीशन में सीड का शेप होगा प्योर राउंड, प्योर और प्योर राउंड होगा। इसी कैपिटल आर के पास दूसरा ऑप्शन, अगर इस गैमीट ने इस स्मॉल आर कैरिंग फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन की, तो उससे ऑफ स्प्रिंग तो कैपिटल आर डोमिनेंट जीन है, कैपिटल आर डोमिनेंट एलील है, तो कैपिटल आर की वजह से इसका शेप कैसा रहा? राउंड। लेकिन प्लांट का जीनोटाइप आ गया हेटेरोजाइगस, क्योंकि टू डिफरेंट फॉर्म्स की एलील यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसी तरह स्मॉल आर के पास भी दो ऑप्शन है और 50-50% पॉसिबिलिटी है। स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ पेयरिंग बना सकते हैं। जब स्मॉल आर ने कैपिटल आर के साथ पेयरिंग बनाया तो जीनोटाइप स्मॉल आर कैपिटल आर। अब कैपिटल आर एक डोमिनेंट एलील काफ़ी है कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो सीड शेप कैसा आएगा? राउंड। यहाँ पे स्मॉल आर का दूसरा पॉसिबिलिटी वो स्मॉल आर के साथ कॉम्बिनेशन बनाए। जब स्मॉल आर ने स्मॉल आर के साथ कॉम्बिनेशन बनाए
तो सीड शेप इस केसेस में क्या होगा, रिंकल सीड होंगे, रिंकल। तो यहाँ पे जब गैमीट बनाया, गैमीट इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुआ कि नहीं हुआ, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली फ्यूज करेंगे, है कि नहीं। तो इसी को कहा मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो वो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आए। ये लॉ भी उसने कब दिया था, मेंडल ने कब दिया था, बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखूंगे। ठीक है, segregation of alleles present on the homologous chromosome, homologous chromosome पहला कंडीशन, यानी जो एलील होमोलॉगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था वो सेग्रीगेट हो रहे थे। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड कंडीशन में, जब गैमीट बनाते हैं तो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, तो इसके पास जो जीन है वो भी तो क्रोमोसोम के साथ साथ क्या होगा, सेग्रीगेट होगा। सेग्रीगेट मीन्स सिंपली सेपरेशन, सेग्रीगेट मीन्स सेपरेशन। एक पेन दे दो, वो पेन दे दो। देखो ये है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, इसके दो कॉपी। जब ये दोनों पैर में होंगे तो इसे हम दोनों एक जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये एक दूसरे के लिए क्या है, होमोलॉगस, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, होमोलॉगस। इस वक्त क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की दो कॉपी है, तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में कि डिप्लॉइड कंडीशन में, डिप्लॉइड कंडीशन। अब सेग्रीगेट जब गमीट बनाएंगे तो मियोसिस होगा, अलग हो जाएंगे। कब कब हो जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट में कि मियोसिस सेकंड में, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में अलग हो जाएंगे। अब इस हिस्से पे यहाँ पे जीन था कैपिटल आर थे, इधर जीन था स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर थे, यहाँ पे स्मॉल आर, बिल्कुल इधर स्मॉल आर, इस साइड पे कैपिटल आर। अब अलग हो गया, ये कैपिटल आर इस तरफ, स्मॉल आर इस तरफ। अब इसी तरह फीमेल गैमीट में भी बिल्कुल दो एग्जैक्ट ऐसे ही है। अब अगर उस फीमेल गैमीट का आगे स्मॉल आर इसके साथ फ्यूज हो गया तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर फीमेल गैमीट का कैपिटल आर कैरिंग एलील आके क्रोमोसोम आके इसके साथ फ्यूजन की तो कैपिटल आर, यही तो मैं दिखाया है कि नहीं। तो इसी को तो मैंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में गैमीट बनाते वक्त होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, इनके ऊपर जो जीन के एलील प्रेजेंट थे वो भी साथ साथ अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग गैमीट में वो पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के वक्त फिर से होमोलॉगस कंडीशन जो है वो एडॉप्ट होते हैं, तो वहाँ पे एलील फिर से अपने अपने पोजीशन पे, अगर यहाँ कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर आएगा तो जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर यहाँ कैपिटल आर ये वाला भी कैपिटल आर वाले के साथ फ्यूज किया तो कैपिटल आर, ये कंडीशन डेवलप होगा। ठीक है, ये लो। अच्छा, और दूसरा मैंने क्या कहा, सेग्रीगेट किस टाइम पे होगा, मियोसिस में दो टाइप, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो कौन सी, ऑकर ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट पे, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में, यानी ये क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक आपको दिखाऊंगा। ये मेटाफेज, देखो मेटाफेज पे सारे क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पोल पे आ जाते हैं, यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। ठीक, समझे। अब एनाफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर बनेंगे यहाँ पे,
आप देखो तो ये है एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। इस वक्त गैमेट रैंडमली वो सेग्रीगेट हो जाएंगे सेपरेट, फिर इसके बाद में अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी बराबर गैमेट बनेंगे, यहाँ पे भी बराबर। अब उस वक्त गैमेट जो है वो गैमेट में क्या होते हैं, क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन में, हैप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होते हैं गैमेट में, एक कॉपी। पहले दो कॉपी थी, जब बनेंगे उस वक्त कितने कॉपी होंगे, एक कॉपी होगी। कितने कॉपी होंगे, एक कॉपी होगा, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, एनाफेज फर्स्ट में ये सेग्रीगेशन का प्रोसेस ऑपरेट होते हैं। कब, सेग्रीगेशन के वक्त, सेग्रीगेशन के वक्त। तो ये मैंने समझाया, अभी आप सिर्फ पॉइंट लिखो, ठीक है। ऑकर ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। दूसरा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मैंने दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर हायर एडवांस ब्लू व्हेल तक के ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म सेक्चुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उन सब में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इट ऑकर्स इन ऑल सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन सब में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उन सब में गैमीट बनाते वक्त मियोसिस के वक्त क्रोमोसोम सेपरेट होगा। तो ठीक है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहां तक चीजें समझ आया, कोई डाउट? segregation of alleles at the time of meiosis, यानी meiosis मीन्स गैमीट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को हम कहते हैं गैमीट फॉर्मेशन। ये हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट। लिखो फिर हम मानो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लिखेंगे। ये जो था सेलेब क्रॉस है। यहां तक चीजें समझ आया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब देखो, मानो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मेंडल साहब उस वक्त इतने एक्सपीरियंस थे, वो उसने इतने अच्छे से उस ज़माने में ना तो कोई माइक्रोस्कोप था, ना तो कोई एलील का जीन्स का कंसेप्ट था, तब भी उसने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जो उस ज़माने में उसके एज से फॉर अहेड था, एडवांस थे, अपने लेवल के ज़माने से बहुत एडवांस लेवल के उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। अब उसके बाद उसने टेस्ट क्रॉस की। अब देखो, टेस्ट क्रॉस कब करते हैं, जब हमें F1 जनरेशन का या कोई डोमिनेंट ट्रेट दिखाने वाले किसी कैरेक्टर का, किसी प्लांट का, किसी ऑर्गेनिजम्स का जीनोटाइप मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पर ये एक ही प्लांट है, आपके पास एक ही प्लांट है, ठीक है। इधर देखो, इसको समझाने से पहले एक एग्जांपल, जब आप इस एग्जांपल को अच्छे से देखोगे खुद ब खुद ये वाला प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है। आपके पास एक टाल पी प्लांट है, टाल पी, तो आपने बाहर से देखा ये पी प्लांट टाल है, बाहर से देखा तो आपको क्या नजर आया, ये एक टाल पी प्लांट। लेकिन आपको इसका जीनोटाइप पता नहीं है कि ये दो कंडीशन में टाल हो सकते हैं।
दो कंडीशन में टॉल हो सकता है, या तो इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, इस केस में प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों केसेस में प्लांट का हाइट क्या होगा, टॉल, प्लांट का हाइट टॉल होगा। तो आपको बाहर से देख के तो इसके अंदर का जीनोटाइप तो पता नहीं चलेगा, चलेगा उस वक्त देखो इसको देखने के लिए तो बिल्कुल हाई एडवांस लेवल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए था, वो तो नहीं थे। बिना माइक्रोस्कोप में के मेंडल साहब ने इसको भी पता किया, इसको भी डिटरमाइन किया कि भाई किस वजह से ये टाल है, तो उसको परफॉर्म किया टेस्ट क्रॉस से, किससे परफॉर्म किया, टेस्ट क्रॉस करके पता किया कि भाई ये टाल किस वजह से है, क्यों है। इसी तरह और एक प्लांट देखो, और एक एग्जांपल, ये एग्जांपल तो आपने समझ लिया, और एक एग्जांपल दूंगा मैं। दूसरा मेंडल साहब ने और एक प्लांट देखा, उस प्लांट के सीड से राउंड, जीनोटाइप उसको पता नहीं था कि किस वजह से राउंड है। राउंड भी दो कंडीशन से राउंड हो सकता है, या तो उसका जीनोटाइप में कैपिटल आर हो, या उसके जीनोटाइप में कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन उसको मालूम नहीं कि कैपिटल आर वाली कंडीशन है या स्मॉल आर वाले कंडीशन से। तो उसने इन अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए किया टेस्ट क्रॉस। इस अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए क्या किया, टेस्ट क्रॉस। तो हम टेस्ट क्रॉस कब करते हैं, टेस्ट क्रॉस हम तब करते हैं जब हमें किसी प्लांट की यानी जीनोटाइप मालूम करना हो, ठीक है, अननोन जीनोटाइप को हमें पता करना हो, उस वक्त हम ऑलवेज परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या करते हैं, this test is performed to determine the genotype of F1 generation, F1 या genotype of dominant trait carrying इंडिविजुअल्स। ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं या तो हम कोई ट्रेड या कोई ऑर्गेनिज्म कोई डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हो, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट ट्रेड दिखा रहे हो, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हो, उसका जीनोटाइप मालूम करने के लिए, या मेंडल के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में खासकर हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे, उनका जीनोटाइप जानने के लिए मेंडल ने क्या किया, परफॉर्म की टेस्ट क्रॉस। क्या किया। तो इस टेस्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम unknown always crossed with recessive parent, recessive, हम हमेशा इसको किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। देखो अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स को हमेशा हम किसके साथ क्रॉस करते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ क्रॉस करते हैं, हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो इसमें हम दो सिनेरियो को लेंगे, ठीक है। देखो यहां तक समझ आया, कोई डाउट? अब हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। सिनेरियो फर्स्ट,
सिनेरियो फर्स्ट में मान लो एक टाल प्लांट, अब इस वक्त हम मान रहे हैं भाई इसके जीनोटाइप में हो सकता है टाल कैपिटल टी की वजह से। तो उसको क्रॉस किसके साथ करना है? क्रॉस करना है हमेशा रिसेसिव डिवॉप प्लांट के साथ, है कि नहीं? क्रॉस किसके साथ करना है? तो इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी। अब ये दोनों बनाएंगे गैमीट, राइट? तो ये भी एक टाइप का गैमीट बनाएंगे, कैपिटल टी या कैपिटल टी। ये भी एक टाइप के गैमीट बनाएंगे, स्मॉल टी। अब इनका फ्यूजन होगा, बनाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो अगर अननोन पेरेंट है, ये हमारा टाल जो हमने पहले कंसीडर किया, मान लो हमने क्या किया, हमने इमेजिन की, हमने कंसीडर की, हमने सपोज ये टाल जो है वो कैपिटल टी की वजह से होगा ना, उनसे जो बच्चे निकलेंगे F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में इनसे जो बच्चे निकलेंगे वो सब के सब हेटेरोजाइगस टाल होगा, सब के सब हेटेरोजाइगस। तो F1 का फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप होगा 4:0, यानी सब के सब टाल, सब के सब टाल, ठीक है। जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप वो भी होगा 4:0। अगर क्या होगा? पेरेंट जो है वो प्योर डोमिनेंट होगा। तो अगर पेरेंट अननोन पेरेंट प्योर होगा, डोमिनेंट होगा, तब उस केस में हमें निकलेगा F1 जनरेशन में रेशियो बिल्कुल 4:0। नेक्स्ट सिनेरियो हम यहां पे लिखेंगे, देखो अगर वो टाल प्लांट उसका जीनोटाइप होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी, तो इनको क्रॉस करो फिर से डिवॉप प्लांट के साथ, हमेशा रिसेसिव, तो टेस्ट का हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं। तो ये रखो स्मॉल टी, अब देखो ये भी आप ये बनाएंगे गैमीट, ये कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? 2 टाइप के, कैपिटल टी, ये खाली एक ही टाइप के गैमीट बने, स्मॉल टी, ठीक। करो फ्यूजन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैसा कंडीशन है थोड़ा? इस वक्त कंडीशन आया 50-50, कंडीशन कैसा है 50। तो F1 में फिनोटिपिक रेशियो 1:, जीनोटिपिक रेशियो सेम, वो भी 1:1, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 2। अगर मेंडल को 50-50 का रेशियो मिला तो पक्का वो अननोन जो है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, हेटेरोजाइगस। अगर बिल्कुल 100% 4:0 का रेशियो निकला F1 में, सारे का सारा डोमिनेंट जैसा है, तब वो अननोन पेरेंट का जीनोटाइप होगा प्योर डोमिनेंट, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर 50-50 आया तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो गया। तो F1 रेशियो की हिसाब से पूरा पता कर सकते हैं कि वो अननोन होमोजाइगस डोमिनेंट थे या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था।